आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद पहुंचने वाले हैं उज्बेकिस्तान में, जहां पर एससीओ समिट में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी रह सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात अभी तक तय है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ इस बैठक में वो हिस्सा जरूर ले रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात अभी तक तय नहीं है और शायद होगी भी नहीं। एशिया के 4 ताकतवर देशों के प्रमुखों को एक मंच पर देखने का एक बड़ा मौका एससीओ में मिलेगा और उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, अब आपको बता रहे हैं। एससीओ दुनिया में ताकत और हैसियत के लिए अपने आप में जानी जाती है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो आज देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो पूरी धरती के यानी कि पृथ्वी के 33% जमीनी हिस्से के मालिक हैं और दुनिया की 40% की आबादी इन देशों में रहती है, जिन देशों के प्रमुख आज एससीओ के समिट में पहुंचने वाले हैं और कल से यह बैठक शुरू हो रही है। अगर पूरी दुनिया की ग्लोबल अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो ये तमाम देश जो इस बैठक में हिस्सा लेंगे एससीओ की बैठक में, वहां 30% पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हो जो देश, वो यहां पर मौजूद होंगे। और अगर इस साइज को अगर आप समझें कि जो एससीओ समिट में हिस्सा लाने वाले देश हैं उनकी साइज की बात करें तो ये 104 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जो एक साथ बैठेगी और चर्चा करेगी कि भविष्य का निर्धारण कैसे होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में बड़ी बात निकल कर आ रही है। एससीओ की हिस्सेदारी इसमें 1/3 है, 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम सालाना एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एससीओ कंट्रीज 37 बिलियन डॉलर का सालाना एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट सिर्फ 33% है ये पूरे इनके निर्यात का। अब जरा बात करते हैं कि आखिरकार एससीओ का गठन क्यों हुआ था। दरअसल नेटो, जो कि अमेरिका के द्वारा लीड किया गया एक क्षेत्रीय संगठन है, जो कि यूरोप में सबसे प्रमुख संगठन है, नेटो के खिलाफ यूरेशिया में यानी कि यूरोप और एशिया को मिलाकर 2001 में एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। इस संगठन में जब तय हुआ था कि इसका गठन कैसे किया जाए तो 8 स्थायी सदस्य इसके माने गए थे। 6 पार्टनर्स रखे गए थे जिनको डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर उनकी संज्ञा दी गई थी और 4 ऐसे देश थे जिन्हें ऑब्जर्वर की संज्ञा देकर उन्हें अपने साथ रखा गया था। एससीओ समिट एक राजनीतिक समूह है, एक आर्थिक समूह है और सामरिक तौर पर देशों को एक साथ लाने का एक साझा प्लेटफॉर्म है। इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी 1996 में और इसे अमली जामा पहनाया जा पाया था 2001 में और इसका नाम रखा गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप इसी से समझ जाइए कि इसका मूल मकसद क्या था। चीन और रूस इसके प्रमुख सदस्य हुआ करते थे, जिनकी वजह से इस संगठन को तैयार किया गया था, क्योंकि ये वो 2 देश हैं जिनको ऐसा लगता था कि अगर यूरोप पर और यूरोप के मुकाबले एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना है जो कि नेटो को मुंहतोड़ जवाब दे सके तो एससीओ संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की अहम भूमिका थी, जिनमें ये देश प्रमुख हैं: कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। और उसके बाद अब इसमें जो 2 और प्रमुख देश शामिल किए गए वो हैं भारत और पाकिस्तान। ये सभी देश स्थायी सदस्य हैं जो कि इसमें शामिल हैं। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि जो स्थायी सदस्य हैं वो आज एससीओ का जो पूरा एरिया, जो पृथ्वी का भूगर्भ जो पूरा इलाका है, उसका कितना बड़ा हिस्सा आज इनके पास है। पृथ्वी पर 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर की जो पूरी एरिया है वो रूस उसमें है, जो इसका स्थायी आबादी का उसकी आबादी है। इसके पास जमीन है। भारत जो कि चीन जो कि 96 लाख वर्ग किलोमीटर जिसका आधिपत्य है, उसके पास जमीन है, वो इसका समूह का एक बड़ा हिस्सा है। 140 करोड़ डॉलर की इसकी इकोनॉमी है। कजाकिस्तान जिसकी 27.25 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन उसके खाते में आती है, उसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। तजाकिस्तान जिसके पास तकरीबन 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर की आबादी है,
उससे ही आप किर्गिस्तान को देख लीजिए, जिसकी अर्थव्यवस्था 8.54 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और उज्बेकिस्तान जो कि तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी का देश है, 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी वर्ग क्षेत्र जो इसका एरिया है वो इसके पास है। और फिर भारत जिसके पास 32 लाख से भी वर्ग किलोमीटर ज़्यादा उसकी आबादी है। और फिर पाकिस्तान भी है जो उसकी डिटेल्स हमने आपके सामने रखी है। तो ये तमाम देश हैं जो प्रमुखता से एससीओ समिट का हिस्सा हैं। अदिति नागर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में उज्बेकिस्तान पहुंचने वाले हैं, समरकंद पहुंचेंगे। कई मौक़ों पर हमने देखा उनका बड़ा जोरदार और भव्य स्वागत भी होता है। जो हिंदुस्तानी मूल के लोग होते हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन शायद आज ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। समरकंद में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी बताई जा रही है। बिल्कुल, पिछले 3 दिन से या 72 घंटों से कह सकते हैं कि समरकंद को बंद किया हुआ है। हालांकि केवल बहुत चुनिंदा ऐसी जगह हैं जिन्हें रेस्टोरेंट्स, जहाँ के डेलीगेट्स जो अलग अलग देशों के आए हुए हैं उनके लिए वो जगह खोली हुई है। अगर ट्रैवल की भी बात करें तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो भी केवल डेलीगेट्स, पुलिस या मीडिया के लिए ही रोका हुआ है। इसके अलावा समरकंद बंद है, लेकिन जाहिर तौर पे ताशकेंत में बहुत भारी मात्रा में जो है भारतीय हैं। और आपको बताएं कि हम किसी एक जगह वहाँ पर पहुँचे जिसे रेगिस्तान कहा जाता है। वहाँ पर हम अपना काम कर रहे थे और उस समय एक भारतीय जो लंबे समय से उज्बेकिस्तान में ही रह रहा है, उसने हमारे पास आके पूछा कि हम कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। चेहरे पे चमक थी, उत्साह था और वो जैसे इनोसेंस भी नज़र आ रही थी कि वो उनको लग रहा था कि वो जिस समय लैंड करेंगे हम जाएंगे और उनसे मुलाकात कर लेंगे। हालांकि हमने उनसे बातचीत करी, उनको भारत के बारे में बहुत उत्साह था। वो बहुत लंबे समय से भारत नहीं जा पाए थे कोविड के बाद से, लेकिन कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और क्योंकि उनकी हिंदी भाषा में हमें बात की, तो वैसे भी किसी और देश में आकर अगर भारतीय खाना या हिंदी भाषी कोई व्यक्ति मिल जाए तो वैसे ही बहुत खुशी होती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज की जो बैठक थी, प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं, 9 बजे यहाँ तक आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो डिनर है, इनफॉर्मल डिनर जो उज्बेक की तरफ से दिया गया है, उज्बेकिस्तान की तरफ से, वो चल रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान से लेकर रशिया से लेकर तमाम जितने भी देश के जो काउंसिल हेड आए हुए हैं वो उसमें शरीक हो रहे हैं। इससे पहले साइडलाइंस ऑफ एससीओ में बेहद इंपॉर्टेंट, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं दीदी, लेकिन इस डिनर में तो प्रधानमंत्री भी शिरकत कर सकते थे। कोई खास उद्देश्य जिसकी वजह से उन्होंने इस डिनर में अपनी हिस्सेदारी न रखना मुनासिब समझा? ऐसी कोई खास वजह आपके हिसाब से? आपका नेटवर्क का इशू है, शायद आप यही सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों इसमें शिरकत नहीं कर रहे आज जो होने वाले कार्यक्रम में? बिल्कुल, यही सवाल है मेरा। बिल्कुल, देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहला तो आपको ये बता दें कि 2019 में भी एक बार ऐसा किस्सा हुआ था। देखिए, भारत का स्टैंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बालाकोट के बाद से 2016 के बाद से पाकिस्तान को लेकर स्टैंड क्लियर है। चाहे फिर हेड्स चेंज हुए हैं, तब्दीली आई है, चाहे जब वहाँ पर अभी जिस तरह की स्थिति है उसके बावजूद उन्होंने एक ट्वीट भी करा, संवेदनशीलता भी दिखाई, उस पर ट्वीट भी कहा। देखिए, कोशिश यही है कि किसी भी एक ऐसी छत के नीचे उस स्थिति में फॉर्मल तरीके से हम ना मिले जिसका फायदा पाकिस्तान उठा सके। 2019 का ऐसा ही मसला था जब सुषमा स्वराज एक बेंच पर बैठी थी, किर्गिस्तान के बिश्केक में वो बैठक हो रही थी, एससीओ की ही बैठक थी, और वहां पर पाकिस्तान के मिनिस्टर जो हैं एमईए के, वो वहां पर पहुंचे, फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने एक फोटो खिंचा ली। और दरअसल तस्वीर पाकिस्तान में जाकर इस तरह से दिखाई जैसे भारत भी अब बातचीत आगे करना चाहता है, भारत पाकिस्तान के साथ अब बातचीत बढ़ाकर आगे बहुत सारे मसलों को ठीक करना चाहता है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हमेशा रही है, और इस बार उनका जो ये कार्यक्रम छोटा है उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ भारत में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, बल्कि रशिया, चाइना, तमाम जो एससीओ के बड़े देश हैं वो भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जो समय सीमा है वो कम होने के चलते इस बैठक की इंपॉर्टेंस और इस बैठक का वो जो एक पूरा जिस्ट था वो भी कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। हालांकि साइडलाइंस पे मैं आपको जैसा बता रही थी, आज जो पूरी दुनिया की नजर थी, जैसे कि शी जिनपिंग कोविड के बाद पहली बार एससीओ की इस बैठक में आ रहे हैं, पूरे देश की उस पर नजर है कि अब
जब चाइना के ऊपर तमाम सवाल उठे, चाइना से तमाम बातें हुई, अब वो आ रहे हैं और उन्होंने रशिया से मुलाकात की। रशिया और चाइना की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पुतिन और शी जिनपिंग की, क्योंकि एक तरफ रशिया उस समय मुलाकात कर रहा है जब पिछले लंबे समय से यूक्रेन के साथ वॉर पे है, और वहीं चाइना के साथ अभी चाइना की हाल ही में ताइवान के साथ जो वॉर की स्थिति पैदा हुई है। तो ऐसे में दोनों का क्या टेक रहता है? हालांकि रशिया ताइवान पे जो ये एनक्रोचमेंट है उसे पसंद नहीं कर रहा, लेकिन चाइना का जो स्टैंड था यूक्रेन पे, उसको उन्होंने जरूर एक स्टेटमेंट में सराहा है। उसके अलावा रशिया की ईरान से मुलाकात होना, ईरान बिल्कुल के बिल्कुल, हम हेड से इसमें मुलाकात आप होना, ताज़ा ये अपडेट भी आपसे और एक लेते हैं बहुत अदिति, महत्वपूर्ण वापस आएंगे आपके तरीके से पास देखी जा रही है। ताज़ा अपडेट लेने के लिए। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री के इंतजार की बात वहाँ पर निकल आ रही है, हम आते हैं थोड़ी देर में आपके पास। लेकिन इस बीच आइए आपको बताते हैं कि एससीओ का जो मुख्य आदेश था, ये जो समूह है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, आतंकवाद को खत्म किया जाना और अलगाववाद पर लगाम लगाने के साथ साथ धार्मिक कट्टरपंथ को भी खत्म करना, और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सबों को एक साथ मिलाकर आगे बढ़ना। एससीओ इस पूरे इलाके की सबसे ताकतवर बॉडी है और उसकी सबसे शक्तिशाली या नर्व सेंटर के तौर पर आप कह सकते हैं हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष को शामिल किया जाता है। एससीओ की बैठक हर स्थायी सदस्य को देश की राजधानी में एक बार बैठक करने का मौका मिलता है। 2023 में भारत में नई दिल्ली में एससीओ की अगली बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर में भारत को एससीओ की स्थायी सदस्यता मिली थी, यानी कि 2014 से 2019 के बीच में भारत को स्थायी सदस्यता मिली थी। एससीओ के स्थायी सदस्य बनने के बाद से भारत ने चीन और पाकिस्तान पर कड़ी लगाम लगाने में सफलता हासिल पाई है। ऐसा माना जाता है कि एससीओ में अपनी स्थायी मौजूदगी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार चीन को बैकफुट पर इस संगठन या समारोह में डाला है। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि एससीओ समिट की संरचना चीन और रूस के संरचना के आधार पर थी, उनकी विवेचना के आधार पर थी। 15 सितंबर से एससीओ की बैठक शुरू होनी थी। 8 सितंबर को चीन की सेना ने पैर वापस घसीटे और एलएसी में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग गोरगा इलाके में चीन ने अपने आप को पीछे किया। जून में ब्रिक्स सम्मेलन में भी मोदी चीन में नहीं गए थे। क्वाड की मीटिंग में जापान, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और सीमा विवाद को लेकर लगातार मोदी ने दबाव बनाया था। 2017 में भी मोदी ने चीन पर प्रेशर बनाया था और 2017 में ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के चेयरमैन के तौर पर वहां पर मौजूद थे और वहां पर 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद पर चर्चा हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को मुखर तरीके से सामने रखा था। भारत अपनी बात को सामने मनवा पाया था। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये तमाम देश हैं। अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल स्तर पर कैसे भारत की छवि और भारत की रणनीति को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से चीन को काफ़ी सबक भी सीखने को मिला है। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कामयाबी प्रदर्शित करते रहे हैं। आज जब पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना वहां से वापस लौट रही है, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अंतर्राष्ट्रीय नीति है। एससीओ में शामिल होना था या फिर स्थायी सदस्यता को हासिल करना हो, भारत का उद्देश्य बिल्कुल साफ रहा है। एससीओ में भारत को आतंकवाद की लड़ाई को मजबूत करने के लिए और सामरिक दृष्टिकोण से अपनी बातों को खास करके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ रखने के लिए एक मजबूत मंच मिला, जिसका उपयोग भारत ने किया है। एससीओ को लेकर भारत की 3 प्रमुख पॉलिसी रही हैं। पहला, रूस के साथ संबंधों को मजबूत रखना। दूसरा, चीन और पाकिस्तान को चेकमेट करना। और तीसरा, मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना। सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक के 4 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध को भारत मजबूत करने की पूरी कोशिश करता रहा है और इसे प्राथमिकता भी देता रहा है। लेकिन इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की बहुत जबरदस्त कमी है और चीन ने इस मामले को देखते हुए और इस मौके का फायदा उठाते हुए इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है। यही वजह है कि भारत एससीओ के पूरे संगठन में काफी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद भारत ने इन सभी 4 सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार में तेजी लाई है और भारत पूरी तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं कि भारत ने इस क्षेत्रों से कैसे अपने तिजारत को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाया।
2017-18 में 11,000 करोड़ का कारोबार होता था, जो कि अगले साल बढ़कर 2019-20 तक 21,000 करोड़ का व्यापार बन चुका है। भारत के लिए सेंट्रल एशिया के साथ अच्छे संबंध रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भारत के सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कच्चा तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार इन देशों में है। 45% देश का कच्चा तेल और गैस का भंडार इन जगहों पर है। यह भंडार अभी तक पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाए हैं। भारत की जरूरत एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत अगर अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इन देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करेगा तो भारत को काफी फायदा मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ भारत की नजरें एससीओ के ताजा सम्मेलन पर इसलिए भी है क्योंकि इसके जरिए भारत सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हुए अपनी सामरिक दृष्टि से भी अपने आप को अच्छा मजबूत कर सकता है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टाइमिंग का इस्तेमाल किया है जहां वो चीन को पूरे तरीके से घेर कर भारत की अहमियत को चीन के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं और शी जिनपिंग को एक ऐसी स्थिति में लाद कर खड़ा करना चाहते हैं जहां शी जिनपिंग की मजबूरी बन जाए कि वो भारत से बातचीत करे और भारत के साथ पेंडिंग तमाम मसलों का हल निकाले। नियंत्रण रेखा पर 2014 की स्थिति को एक बार फिर से बहाल करने में भारत को काफी बड़ी सफलता मिली है। चीन और भारत की सेनाएं अब अपनी पुरानी यथास्थिति पर पहुंच चुकी हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर टकराव की स्थिति अब खत्म हो चुकी है और दोनों देशों के लिए एक बार फिर से बातचीत के जरिए सीमा विवाद को निपटाने का एक बेहतर मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि चीन का सरकारी मीडिया इस अहम डेवलपमेंट पर लगातार चुप बैठा हुआ है क्योंकि शी जिनपिंग खुद नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा हो। दरअसल चीन में जो स्थिति है वो अब आपको बताते हैं। चीन की जो सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्टी है सीपीसी, उसने 16 अक्टूबर से 20वीं कांग्रेस की शुरुआत की है। शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर शी जिनपिंग कमजोर दिखेंगे तो वो आजीवन अपने पद पर नहीं बने रह सकते। ये अधिकार अभी तक सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष को चीन में मिला है, माओ त्से-तुंग। लेकिन अब शी जिनपिंग की यह चाहत है कि माओ से भी आगे बढ़कर वो पूरे जीवन भर के लिए आजीवन चीन के राष्ट्रपति बन जाएं। और ऐसे में अगर चीन की स्थिति पड़ोसी देशों के मुकाबले कमजोर होती दिखाई देगी तो शी जिनपिंग के लिए मुश्किल की बात होगी। यही वजह है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि लद्दाख के मुद्दे पर जो सेना की वापसी चीन ने की है, इस मुद्दे पर चीन में कहीं बहुत ज्यादा बड़ी चर्चा न हो। इसके साथ साथ अमेरिका और जापान के साथ मिलकर भी भारत ने चीन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में चीन दो मोर्चे एक साथ नहीं खोलकर फंसना चाहता। जर्मनी ने भी अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को घेरा था। ताइवान के मोर्चे पर भी चीन अभी बैकफुट पर है और कोरोना के मसले पर भी चीन की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है और उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। इन तमाम वजहों से चीन में अभी शी जिनपिंग की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है और इन परिस्थितियों को देखते हुए शी जिनपिंग चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध जल्द से जल्द मधुर हो जाएं और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोट करना चाहते हैं जिसके जरिए चीन से सार्थक बातचीत हो और सीमा विवाद के निरस्तीकरण की तरफ भारत और चीन आगे बढ़े। यानी कि अभी शी जिनपिंग की दिली तमन्ना है कि इतिहास के पन्नों में माओ से भी ज्यादा बड़ी तस्वीर उनकी हो और यही वजह है कि वो चुपचाप अभी बातों को मान रहे हैं। पूरी दुनिया एससीओ पर अब निगाहें टिकाए बैठी है क्योंकि दुनिया मानती है कि एससीओ का ये सम्मेलन जो है वो नेटो का असली जवाब है। इसलिए नेटो और एससीओ के बीच सैन्य ताकत की तुलना भी कई बार होती है। तो आइए इस तुलना को भी आपके सामने रख देते हैं। एससीओ संगठन के जो देश हैं उनके पास आज अगर परमाणु क्षमता की बात की जाए तो 6,928 परमाणु बम है। अगर हम नेटो की देशों की बात करें, उस समूह की बात करें, तो कुल मिलाकर उनके पास जो परमाणु बम हैं वो 6,065 हैं, यानी कि एससीओ समूह देशों से कम। एससीओ समूह देशों में 8 सदस्य शामिल हैं, परमानेंट सदस्य। नेटो में 30 परमानेंट सदस्य शामिल हैं। एससीओ संगठन में सामूहिक सुरक्षा संधि शामिल नहीं है।
जबकि नेटो में अमेरिका के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि किसी भी नेटो देश पर अगर किसी भी दूसरे देश ने हमला किया तो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी नेटो के देशों पर सुरक्षा को लेकर आगे आकर खड़ा। एससीओ और नेटो के खिलाफ अगर हम तुलना करें तो कहीं भी नेटो इस पूरे मामले पर खड़ा नहीं होता और यही वजह है कि आज एससीओ का चार्टर लगातार इस पूरे मुद्दे पर स्पष्टता से कहता है अपने आर्टिकल 2 में कि एससीओ किसी भी दूसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के खिलाफ नहीं है और एससीओ की एकता पर भी कोई सवाल इसलिए ही नहीं उठते क्योंकि यह संगठन अभी तक न तो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो में किसी तरीके से अपनी दखल बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन की सीमा विवाद के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद, रूस और पाकिस्तान को जो टकराव की स्थिति है उसे भी संभालने की कोशिश और चारों सेंट्रल एशियाई देशों के बीच में जो विवाद है उस विवाद को भी संभालने की कोशिश, ये तमाम बातें अगर आप एक संदर्भ में रखें तो स्पष्ट हो जाता है कि एससीओ समिट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राहुल गांधी क्या कांग्रेस का नेतृत्व सही तरीके से कर पा रहे हैं? यह सवाल इसलिए आज मौजूद हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर पदयात्रा कर रहे हैं। रोज दिन 25 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं, पूरे कांग्रेस को एकजुट करना चाहते हैं। अपनी यात्रा के जरिए पूरे देशवासियों में अलग जगाते हुए बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज देश को मौजूदा सत्ताधारी दल से बचा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहा, क्या वो देश को बचाने की मुहिम में सफल हो सकता है? आप कहेंगे ये बात क्यों निकल कर आ रही है? अब जरा गोवा के संदर्भ में देखिए। गोवा में कांग्रेस के विजेता विधायक, 8 कांग्रेस के विधायक अचानक पार्टी छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो फौरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार जो गोवा में चल रही है उससे इन 8 विधायकों के जुड़ाव से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सरकार पहले भी चल रही थी, आज भी चलेगी। लेकिन इस विलय से कांग्रेस के लिए एक बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है। कैसे? ये देखिए। गोंयचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत याचे हात स्ट्रॉंग करपाक आनी हिंगासोर कामां सगल्यांची गोंयच्या लोकांची जे काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून ती आमी हिंगासोर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आणि भारतीय जनता पार्टी को जोड़ो। तो देखा आपने किस तरह से भारत के लिए जो जोड़ने की बात हो रही थी वो बात अब कांग्रेस के विघटन तक आ रही है। कांग्रेस छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को जोड़ो। राहुल गांधी के लिए यह स्लोगन वाकई में अच्छा नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा का मकसद क्या है कि वो 2024 की जमीन तैयार करें, संगठन को जमीन पर मजबूत करें और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन के साथ हल्ला बोलते हुए दिखाई दें। राहुल गांधी अपनी पदयात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन उनकी इस पूरे मकसद को तार-तार गोवा के कांग्रेस के विधायकों ने कर दिया। अब आप स्थिति देखिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, विधायक और कांग्रेस के तमाम नेता भारत तोड़ो यात्रा पर हैं। कांग्रेस अपने आप को संभाल नहीं पाती। राहुल गांधी की अभी विस्मय स्थिति यह है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी अपनी बातों को स्पष्टता से नहीं रख पा रहे हैं। क्या वो अध्यक्ष बनेंगे, नहीं बनेंगे? अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे? पार्टी की कमान किसके पास होगी, ये किसी को पता नहीं है। विधायकों को और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने बहुत बड़ी हार का डर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी लोगों के बीच में सकारात्मक सोच लेकर जाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी खुद की पार्टी राहुल गांधी के सकारात्मक सोच को समझ ही नहीं पा रही। तो ऐसे में सबसे बड़ी स्थिति यह बनती दिख रही है कि आखिरकार राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस के विघटन पर क्यों बैठे हुए हैं? जो व्यक्ति खुद अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहा, जो व्यक्ति खुद अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहा, वो भारत को एकजुट करने का सपना अगर देखे तो क्या अपने आप में सही होगा? मेरे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त गोवा में मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारे नेताओं से भी बातचीत की। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैलानियों की मनपसंद जगह है गोवा, और गोवा में कांग्रेस के विधायक जिस तरह कांग्रेस से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो भी एक अच्छी कहानी है।
लेकिन इस कहानी के पीछे जो तथ्य है वो तथ्य साफ तौर पर राहुल गांधी पर इंगित होता है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह के फैसले ले रहे हैं और जो कार्यशैली अपना रहे हैं उस पर सवाल तो उठता ही है। गुलाम नबी आजाद के बाद लगातार इस्तीफों का सिलसिला जारी है और उस पर गांधी परिवार या कांग्रेस नेतृत्व ध्यान नहीं दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, लेकिन कांग्रेस छोड़ो यात्रा भी बदस्तूर जारी है। क्या राहुल गांधी के निर्णय पर सवाल उठाना अब कांग्रेसियों का एक कर्तव्य बनता जा रहा है? और इस पर अगर गांधी परिवार या कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी खुद नहीं नजर डालते हैं तो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की बहुत दुर्गति होने वाली है। कैमरामैन कपिल के साथ अमित मिश्रा, गोवा, पणजी, भारत 24। अब कांग्रेस के भविष्य को लेकर कांग्रेस के नेताओं में ही इस बात की चिंता है कि अगर कहीं पार्टी को जीत के आसार नहीं दिखाई देंगे तो वो तमाम लोग जो अपने राजनीतिक भविष्य को कांग्रेस के साथ जोड़कर देख रहे हैं वो भी कहीं पार्टी से कन्नी न काट लें। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है और गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो जाती है। 8 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। अब तो लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की पूरी पार्टी ही कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर चल निकले। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। राहुल गांधी को अब अपने रणनीतिक और राजनीतिक सूझबूझ को सामने रखना पड़ेगा। अपने पार्टी के काडर को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि वो पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। अगर वो खुद नहीं करना चाहते और किसी और व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तब भी यह साबित करना पड़ेगा कि वो पार्टी के लिए मुखर तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऐसा वो करने में असमर्थ होते हैं या नहीं कर पाते हैं तो ये निशान, सवालिया निशान सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए खड़ा होगा और कांग्रेस अपने अस्तित्व को तलाशती दिखाई देगी। और ये शायद भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही काला अध्याय होगा कि एक ऐसी पार्टी जिसने 75 साल तक हिंदुस्तान में अपना राज भी किया, एक विकल्प भी सामने रखा, उसका विघटन पूरे देश के सामने होगा। ये अपने आप में बहुत अफसोसजनक होगा।